ऑल राइट, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो इस स्पेशल एपिसोड के अंदर हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली सेम या फिर सिमिलर आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट, वाईएसपी यूजीईटी का एंट्रेंस एग्जाम 5 तारीख को है, 5 जुलाई को, और एएमआरयू का एंट्रेंस एग्जाम पैरामेडिकल के कोर्सेज के लिए 12 तारीख को शेड्यूल है। तो बहुत लिमिटेड टाइम हमारे पास में बचा हुआ है, तो इस बचे हुए टाइम को बहुत इफेक्टिवली हम लोग यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं इस स्पेशल एपिसोड को। आई एम गारंटीड कि इस पूरी सीरीज से और जो भी कंटेंट अवेलेबल है चैनल पर रिलेटेड टू दीज एग्जाम्स, इससे बाहर रेयरली कुछ पूछा जाएगा। फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जाम इज योर्स। तो सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। ठीक है, सो आपको बताने की कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सो मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी या फिर फॉर्मेलिटी। तो आई होप आपने इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपने दिमाग में सोच लिया है। ठीक है, अब उसी आंसर पे स्टिक रहना जो सोचा है। अब देखते हैं कि आपका सही है या फिर गलत है। तो अगर आपने मोलैलिटी सोचा है तो आपको मिलते हैं +1। राइट, आपको मिलते हैं +1। अब सर मोलैलिटी ही क्यों इसका करेक्ट आंसर है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। जब हम मोलैलिटी की बात करते हैं या जब हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं या हम फॉर्मेलिटी की बात करते हैं, तो यहां पर वॉल्यूम जो है वो हमें यहां पर इनके फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब दीज आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द वॉल्यूम। ठीक है, सो वॉल्यूम टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाती है। क्लियर? तो इसीलिए ये जो मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है और फॉर्मेलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के चेंज होने से ये लोग चेंज हो जाते हैं। बट मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, मतलब यहां पे वॉल्यूम का कोई भी जिक्र नहीं होता मोलैरिटी के फॉर्मूले में। ठीक है, मोलैलिटी के फॉर्मूले में, तो इसीलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। वेट, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो आई हैव अ स्लाइड फॉर यू जिसमें इसका डिटेल सोल्यूशन लिखा है, यहां से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, सब चीज का सोल्यूशन यहां पर मिल जाएगा। ऑलराइट, सो कंसंट्रेशन टर्म्स बेस्ड ऑन मास। जो कंसंट्रेशन टर्म मास के ऊपर बेस होती है बेटा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। और जो कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड होती है वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाती है। ठीक है, हम मोलैलिटी की जब बात करते हैं, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर वॉल्यूम का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ठीक है, तो मास टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होता, इसीलिए जो आपकी मोलैलिटी है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। जबकि जो हमारा ऑप्शन था मोलैलिटी वाला ऑप्शन था। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी इज मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसीलिए मोलैरिटी हमारा आंसर नहीं हो सकता था। इज इट क्लियर? तो जिसके भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम का जिक्र नहीं होगा वो हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक यार इतना क्लियर है, बहुत बेसिक है। ठीक है, अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3? ठीक है, ऑप्शन जो है वो सारे यहां से मिस हो गए, डोंट वरी। हमारे पास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, दैट इज गिवन। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। हमें क्या बताना है बेटा? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें बताना है। तो जब भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन हो और हमसे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछा हो, क्या पूछा हो?
टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हम क्या करते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए n स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, n स्क्वायर। ठीक है, तो n हमारे पास में 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 9 होगा। किसी ऑप्शन में 9 होगा तो वो हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने को आए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन हो तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। अब अगर आपसे यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ना पूछा जाए, आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 9 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18। तो अगर इलेक्ट्रॉन पूछ लिया जाए तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, वो भी आप बता सकते हो, 2n स्क्वायर। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे यहां पे क्या पूछा है, ऑर्बिटल्स पूछा है, तो ऑर्बिटल्स पूछा जाएगा तो आंसर आपका आएगा n स्क्वायर से, और अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 2n स्क्वायर से। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर इतना सभी को? यस। किसी भी गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालना आना चाहिए। क्लियर सभी को इतनी सी बात? ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास में है। तो ये सॉल्यूशन भी यही हमें कुछ कह रहा है कि अगर आपसे इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा की जाए तो आप 2n स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ ऑर्बिटल्स तो 9 आएगा आंसर, बट ऑब्वियस है। ठीक है, तो आप वहां पे n स्क्वायर कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी। ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, n स्क्वायर कर देंगे। क्लियर सभी को इतनी सी बात? ओके, ठीक है, डन। अब ये केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल हैविंग अ स्क्वायर प्लेनर, थैंक यू, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल हैविंग अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सोच लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सो अब इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। तो हमें यहां पर इस क्वेश्चन में बताना है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री किसकी है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री किसकी है अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी। तो स्क्वायर प्लेनर किसकी है यहां पर वो बताना है। तो मुझे लगता है कि XeF4 हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि XeF4 का स्ट्रक्चर, विक्ट्री सीरीज प्लीज देख लो यार। विक्ट्री सीरीज में ना मैंने ये चीज डिस्कस करी है। ठीक है, विक्ट्री सीरीज तो हर एक बच्चे को देखनी है, चाहे वो 5 तारीख वाला पेपर दे रहा हो, चाहे वो 12 तारीख वाला पेपर दे रहा हो। ठीक है, जिनोन होता है, जिनोन से के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से 4 तो ऐसे ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है, और इसके पास में 2 लोन पेयर होते हैं। 2 क्या होते हैं इसके पास में, लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। तो इस तरीके का जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, तो XeF4 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी इन सब की क्या होती है ज्योमेट्री वो भी आप देखें। BF3 एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड है, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे BF3 लुईस एसिड है या फिर लुईस बेस है। इज इट अ लुईस एसिड, BF3 लुईस एसिड है या फिर लुईस बेस है। ये PYQ है बेटा 2025 का। BF3 आंसर था उसका, बस उसमें ये पूछा था कि लुईस एसिड कौन सा है, या मतलब लुईस एसिड या लुईस बेस कौन सा है, तो वो आपको बताना था। अब आपको मुझे ये बताना है कि BF3 एक लुईस एसिड है या एक लुईस बेस है। कमेंट सेक्शन में एवरीवन मुझे, हर किसी का मुझे आंसर चाहिए कि BF3 एक लुईस एसिड है या फिर लुईस बेस है। क्लियर इतना? ऑल राइट, ये होमवर्क है भाई, ये जरूर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। शुड वी मूव अहेड, आगे बढ़ें? अब देख लेते हैं सॉल्यूशन। सो यस, XeF4 जिसका नाम है जिनोन टेट्राफ्लोराइड। तो सेंट्रल एटम जो हमारा जिनोन है उसके आउटर मोस्ट में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर देता है, 2 उसके पास में लोन पेयर होते हैं।
तो टोटल उसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है और उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 sp3d2। तो विक्ट्री सीरीज जरूर देखो यार, उसमें मैंने ना हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ना एक ट्रिक बताया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्रिक बताया हुआ है किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। तो एक लोन पेयर ऊपर है और एक लोन पेयर नीचे है, ठीक है, और लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सभी को पता है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने आपको ना एक कटिंग मेथड सिखाया था। कट्स लगाओ 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3, एक s होगा, 3 p होंगे और 2 इसमें d होंगे। तो ये इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, 6 होंगे टोटल, एक s 3 p और 2 d, sp3d2 sp3d2, ठीक है। ऐसे आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे CH4 में कार्बन का निकालना है, जैसे CH4 में कार्बन का निकालना है, तो ये कार्बन है, कुछ मीथेन है, ठीक है, ऊपर भी H है नीचे भी H है। तो कटिंग मेथड, ठीक है, ये ट्रिक है यार, ठीक है, इट्स अ ट्रिक, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रिक है। तो कट करा 1 2 3 4 हमने कट किए, तो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp3, यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन कैसा है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो यही कुछ इसका स्ट्रक्चर है XeF4 का, ठीक है, और इसका जो ज्योमेट्री है दैट इज स्क्वायर प्लेनर अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी। मुझे लगता है ये क्लियर है आप सभी को, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में एक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछा जाए। यस, SF4 का शेप कैसा होता है ये पता करना, SF6 का शेप कैसा होता है ये पता करना, ये PYQ है, ये PYQs है, इनके शेप आ चुके हैं ऑलरेडी, SF4 SF6। अब मुझे ये बताना है कि SF4 का सीशो शेप होता है या फिर SF6 का सीशो शेप होता है, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे, ऑलराइट, कमेंट सेक्शन में। तो जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूं यार एक्स्ट्रा चीजें करने को, वो जरूर करना, वो बहुत हेल्पफुल होती हैं एग्जाम में। अक्सर वही चीजें ज्यादा पूछ ली जाती हैं, तो आप इतना करेंगे, राइट। नेक्स्ट, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव फ्रॉम द सॉलिड स्टेट। आई नो सॉलिड स्टेट इज डिलीटेड फ्रॉम द न्यू NCERT, ठीक है, बट समटाइम्स डिलीटेड चीजों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फॉर द सेफ साइड ये एक टॉपिक है जो हम पढ़ लेते हैं, डिफेक्ट्स, ठीक है, डिफेक्ट्स। तो आपसे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली पूछा है कि किस डिफेक्ट में क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, तो वो आंसर होगा शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में जो आपकी डेंसिटी है क्रिस्टल की वो डिक्रीज हो जाती है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे। अब इसके पीछे कि कुछ थ्योरी पॉइंट्स हैं वो जरूर पढ़ना है अपने को, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट, एक्स्ट्रा एज आपको मिल जाएगी। बाकी लोग सोचते रह जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, बट आपको पहले से एक आइडिया होगा कि अगर शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकलिन डिफेक्ट पे क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है बेटा, शॉर्ट की डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लेटेस्ट साइट। बेसिकली इन डिफेक्ट्स में क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, जितने कैटायन गायब होंगे क्रिस्टल से उतने ही एनायन गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम सेम रहती है, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाती है, शॉर्ट की डिफेक्ट में घट जाती है, शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी घट जाती है, ठीक है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ एनायंस और इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस क्रिस्टल से गायब हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल NaCl और KCl, NaCl और KCl में होता है, राइट, क्लियर, याद रहेगा। दूसरा इफेक्ट है फ्रैंकलिन इफेक्ट। अब जो फ्रैंकलिन इफेक्ट है बेटा, ठीक है, उसमें क्या होता है, आयंस ना इंटरस्टिशियल साइट्स में ना मूव करते रहते हैं, मतलब सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, रहते उसी क्रिस्टल में है, क्रिस्टल से गायब नहीं होते, क्रिस्टल्स को छोड़ के नहीं भागते। शॉर्ट की डिफेक्ट में कैटायंस और एनायंस क्रिस्टल को छोड़ के भाग जाते हैं, बट फ्रैंकलिन डिफेक्ट में जो आयंस हैं वो इंटरस्टिशियल साइट्स में भटकते रहते हैं, मतलब वहीं पे रहते हैं, मास कंजर्व्ड रहता है, तो डेंसिटी चेंज नहीं होती फ्रैंकलिन डिफेक्ट में। तो ये 2 कॉमन पॉइंट्स याद रखो। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन और एनायन मिसिंग हो जाते हैं,
आपके लेटेस्ट साइट से, तो मास डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम सेम रहती है, तो वी कैन से डेंसिटी डिक्रीजेस। फ्रैंकलिन डिफेक्ट में वो उसी जगह पे रहते हैं बट लेकिन अपने पोजीशन से भटक जाते हैं, समझ रहे हो? तो मास कंजर्व रहता है, दैट्स व्हाई डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर फ्रैंकलिन डिफेक्ट। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर द कंडीशन मस्ट बी, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है वो सभी टेम्परेचर्स पर स्पॉन्टेनियस रहे, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रहे, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस यहां पर होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशंस यहां पर होनी चाहिए? तो इसके लिए डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस यहां पे है एंट्रोपी, तो एंट्रोपी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। एंट्रोपी मींस द रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वो बढ़ती रहनी चाहिए, एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए और डेल्टा एच आपका नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब होता है द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। प्रोसेस कैसी होनी चाहिए बेटा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा नेगेटिव होता है, डेल्टा नेगेटिव होता है, ठीक है। और डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, तभी सभी टेम्परेचर्स पर, ये कंडीशन इसीलिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बिकॉज ये सभी टेम्परेचर्स पर हमें स्पॉन्टेनियस रखनी है अपनी प्रोसेस को, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस मस्ट होनी चाहिए कि आपका एक तो डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स से केमिस्ट्री में। तो स्पॉन्टेनिटी इज डिटरमाइंड बाय गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी भी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा जी भी नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा एस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है कि इधर नहीं, द डेल्टा जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव regardless the value of the temperature T. Alright, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज नोट कर लो, याद रखो, ठीक है, भूलना नहीं है इनको एग्जाम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल है, हाउ मेनी कूलम्ब्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al+3 टू Al? कितने कूलम्ब्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी 1 मोल Al+3 से Al करने के लिए? तो Al+3 को 3 इलेक्ट्रॉन आप दे दो, ठीक है, उसके पास मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो वो Al अपना न्यूट्रल बन जाएगा। यही तो है इक्वेशन, यही तो है, रिडक्शन यहां पे हुआ है। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स उसको दे दिए तो वो न्यूट्रल हो गया। लेकिन उस चीज के लिए, उन 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितनी कूलम्ब्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां पर खर्च हुई है, ठीक है, कितनी कूलम्ब्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां पर खर्च हुई है? तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, दैट इज Q इज टू NF, Q इज टू NF, Q इज टू NF। अब N यहां पर होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इन्वॉल्व है, और F यहां पर होता है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलम्ब पर मोल। याद रखेंगे फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 कूलम्ब पर मोल। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू याद ही होती है। तो आपका Q इक्वल्स टू NF हो जाएगा और आंसर आएगा 289500 कूलम्ब, ठीक है। ये छोटा सा फॉर्मूला, छोटा सा कॉन्सेप्ट हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, राइट, पेपर में पूछा जा सकता है। और इसमें यह भी याद रखेंगे कि गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, ठीक है, वो किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कौन सा सेल इलेक्ट्रिकल को आपका केमिकल में कन्वर्ट करता है और कौन सा सेल केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो वो भी पूछ लेते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs में आया हुआ था, मैंने इसको सीरीज में लास्ट ईयर करवाया था और सेम क्वेश्चन आपका PYQ में आ गया था लास्ट ईयर, ठीक है। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन
द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है जीरो ऑर्डर के लिए। मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, उस ट्रिक से आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन बता सकते हैं, किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आप रेट कांस्टेंट बता सकते हैं। ट्रिक इज दैट मोल अपॉन लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ये ट्रिक है। अब इसके अंदर जिस ऑर्डर के लिए भी पूछा है उसमें रख दो। यहां पे जीरो ऑर्डर के लिए पूछा है तो यहां पे n की वैल्यू जीरो रख दो, यहां पे n की वैल्यू क्या रख दो, जीरो। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 1 माइनस जीरो तो 1 ही होता है, तो मोल लीटर ऊपर चल जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये देखो इतना इजी क्वेश्चन रहेगा, मिनट्स में नहीं सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आपका सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पे n की वैल्यू रख दो जिस भी ऑर्डर के लिए आपसे पूछा हुआ है। अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछी जाती तो n की वैल्यू फर्स्ट 1 रख देते, तो 1 माइनस 1 ये पूरा जीरो हो जाता, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका आता सेकेंड इनवर्स, बस इतना सा यूनिट आता रेट कांस्टेंट का। क्लियर सभी को? एवरीवन क्लियर विद दिस क्वेश्चन? ओके, तो ये इसका कुछ सोल्यूशन है, कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो कैनिज़रो रिएक्शन? इसमें से कौन सा कंपाउंड आपका कैनिज़रो रिएक्शन शो नहीं करता है? क्या फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या फिर ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड? देखो यार, मैंने आपको ना अल्फा हाइड्रोजन निकालने सिखाए थे, याद है सभी को? विक्ट्री सीरीज, हेलो भाई देखो विक्ट्री सीरीज सबको देखनी है, विक्ट्री सीरीज सबको देखनी है, वहां से बहुत अच्छा बेस रेडी होगा आपका, आई एम गारंटीड। यू मस्ट गो थ्रू द विक्ट्री सीरीज। विक्ट्री सीरीज देख ली तो फिर एक स्कोर बूस्टर सीरीज है, स्कोर बूस्टर सीरीज अभी रिसेंटली नई वाली, वो जरूर देख लो, 100% फ्री है चैनल के ऊपर। जस्ट गो एंड वॉच, एक एक क्वेश्चन को पहले खुद प्रैक्टिस करो, अगर करेक्ट हो रहा है तो ठीक है, स्किप करो, फिर नहीं हो पा रहा है करेक्ट तो फिर सोल्यूशन देखो। बट वो सारे क्वेश्चंस जो भी स्कोर बूस्टर सीरीज में है, जो भी विक्ट्री सीरीज में है और जो भी अभी हम कर रहे हैं लास्ट टाइम पे, आई एम गारंटीड यार एग्जाम फोड़ के आओगे, ठीक है? और यार बट ऑब्वियस है, ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो हल्के में तो नहीं लेंगे पेपर को। और बट ऑब्वियस है यार, आप आखिर मेरे स्टूडेंट्स हो तो पेपर को तो जरूर फोड़ के आओगे, ठीक है? इतना मुझे गारंटी है आपके ऊपर, ठीक है? यू आर डूइंग सो मच योर मैक्सिमम एफर्ट्स यार, आप लोग सच में बहुत मेहनत कर रहे हो और आपकी ये मेहनत जरूर एक दिन रिजल्ट में जरूर कन्वर्ट होगी, ठीक है? आई एम गारंटीड, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब यार, ठीक है? अब वही है कि कैनिज़रो रिएक्शन की कंडीशन है कि जिन एल्डिहाइड्स के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, प्लीज वो प्रीवियस सीरीज देख लेना। इट्स नॉट वेरी इजी कि मैं 2 मिनट में या 2 सेकंड्स में समझा दूं, ठीक है? अल्फा हाइड्रोजन होता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच्ड है, उस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जिन एल्डिहाइड्स के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है, वो सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन वहां पर हो जाता है उनका, ठीक है, जब उनको हम कंसंट्रेटेड एल्कलाई के साथ में हीट कराते हैं तो, ठीक है? ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। कैनिज़रो रिएक्शन की कंडीशन क्या है? तो इसकी कंडीशन है कि जो एल्डिहाइड्स जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में चले जाते हैं जब उनको हम हीट करते हैं किसी कंसंट्रेटेड एल्कलाई के साथ में, ठीक है? ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में चले जाते हैं जब उनको हीट करते हैं कंसंट्रेटेड एल्कलाई के साथ में, ठीक है?
अब जो आपका एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड ही हमारा आंसर है। एसिटल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन नहीं शो करता। उसका रीजन ये है कि एल्डिहाइड जो एसिटल्डिहाइड है उसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं यार, ये मैं ना विक्ट्री सीरीज में ना बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अल्फा हाइड्रोजन होते हैं कि किसी भी जो वहां पे फंक्शनल ग्रुप होता है, जो भी वहां पर डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो भी फंक्शनल, उसके साथ में जो कार्बन अटैच्ड है उसमें कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो वो सो इट अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, तो वो एल्डोल कंडेंसेशन में चला जाता है कैनिजारो रिएक्शन की जगह पे, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन है कि ये कैनिजारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब कैनिजारो रिएक्शन में नहीं शो करता। ये एल्डोल कंडेंसेशन में चला जाता है, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन है कि उसके जो भी एल्डिहाइड हो, उस एल्डिहाइड के पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कैनिजारो रिएक्शन, और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको समझो, अच्छे से समझो, इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। एनसीईआरटी से भी इनको रीड कर सकते हो, इन नेमिंग रिएक्शंस को, जो फेमस नेमिंग रिएक्शंस हैं। और रिएजेंट्स तो जरूर पढ़ के जाना। टॉलेंस रिएजेंट, और ये भी मैं विक्ट्री सीरीज में कवर कराया था। टॉलेंस रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। क्या होता है टॉलेंस रिएजेंट, क्या होता है ल्यूकास रिएजेंट, किसके लिए यूज होता है ल्यूकास रिएजेंट का, ल्यूकास टेस्ट किसके लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो वो जरूर पढ़ना, और मैं अपकमिंग लेक्चर्स में जरूर जो इंपॉर्टेंट होगा वो डिस्कस करूंगा। तो बी विद मी, बी विद दिस चैनल, वी विल क्रैक द एग्जाम फॉर श्योर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? आप सभी को पता है यार, आप सभी को पता है। इसमें जो आपका सुक्रोज है वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्योंकि जो आपका रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं वो हमारा जो टॉलेंस रिएजेंट वाला टेस्ट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दैट रिड्यूस, जो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है या फिर फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। So sucrose is a non-reducing sugar because the reducing groups of glucose and fructose are involved in the glycosidic bond formation. It does not have free hemiacetal और hemiketal group. तो ये याद आपको रखना है कि कौन से शुगर रिड्यूसिंग है और कौन से शुगर नॉन रिड्यूसिंग है, याद रखना है। और जो आपका ये सुक्रोज है वो उसके अंदर क्या है, मतलब किन दो को मिला करके, दो मोनोमर्स को मिला करके आपका सुक्रोज बना है, ठीक है। यू ऑल नो ग्लूकोज इज अ मोनोमर, फ्रक्टोज इज अ मोनोमर, और जब दो मोनोमर्स को मिलाते हैं तो हमारे पास में डाइसेकेराइड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये जरूर पढ़ना, ठीक है। ग्लूकोज के बारे में जरूर पढ़ना, ठीक है, ये पूछा जाता है यार, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत फेमस है। तो इस गिवन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमें यहां पर बताना है। तो वी हैव अमाइन एंड क्लोराइड। तो अमाइन और क्लोराइड हमारे पास में दो हैं जो मेटल से यहां पर जो अटैच्ड हैं, ठीक है, सेंट्रल मेटल से जो अटैच्ड है। तो अमाइंस और क्लोराइड्स में जो हमारा दो अमाइंस है और दो क्लोराइड्स हैं, तो डाई अमाइन और डाई क्लोराइड इनके नाम में जरूर आएगा। डाई अमाइन और डाई क्लोराइड, डाई अमाइन और डाई क्लोराइड आएगा। तो ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता, इसमें तो बिस आ गया ना, इसमें तो बिस आ गया, ठीक है। तो इसका रूल देख लेते हैं, कि जो पहले तो अल्फाबेटिकली हम देखेंगे, अमाइंस में ए आता है और क्लोराइड डोमिक सी आता है, तो ए वाले को प्रेफरेंस देंगे, डाई का यूज करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे प्लेटिनम की, जो आएगी +2, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर CH2Cl2 मैंने कराया था और उसमें वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सेम एग्जैक्टली वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया, ठीक है, जिसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आना चाहिए, चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो या फिर कोई अदर आपके पास में गिवन मॉलिक्यूल हो, उसमें किसी भी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर वो लोग निकलवाते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा डाई अमाइन, डाई क्लोराइड, प्लेटिनियम और उसका ऑक्सीजन स्टेट होता है 2, तो 2 को हम रोमन में लिखते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में इस प्रोफाइल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो
सो फिलहाल इस एपिसोड के लिए इतना ही। आई होप ये 10 के 10 क्वेश्चंस आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है। आपने एक सेपरेट इनको पेपर पे नोटबुक में लिखा है और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कोशिश करी है। खुद से सॉल्व हो गया, वेल एंड गुड। और मैंने आपको उसका डिटेल सोल्यूशन जो है वो भी प्रोवाइड करा दिया है। आप प्लीज इन 10 के 10 क्वेश्चंस को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार कर लो, ठीक है। विक्ट्री सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं और प्रीवियस एपिसोड में जो फिजिक्स के क्वेश्चन कराए थे, आपके टिप्स पर होने चाहिए बेटा। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो यही क्वेश्चंस, इसी प्रोफाइल के सेम और सिमिलर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे। तो वहां पर भीड़ से अलग आपके पास में पावर्स होंगी, ठीक है। सब कुछ देखा देखा लगेगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये हमने नहीं पढ़ा। एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सो ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस और चीजों पर थोड़ा सा विश्वास करो। और आपके लिए हमेशा मैं अवेलेबल हूं, ठीक है। कभी भी मेरी जरूरत पड़े, एज आई सेड इन माई प्रीवियस लेक्चर, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर्स आपके पास में है। डायरेक्टली यू कैन रीच आउट टू मी एज योर ब्रदर, एज योर मेंटर, एज योर गाइड, एज योर एजुकेटर, ऑलवेज विद यू, ठीक है। सिलेक्शन तो हम जरूर निकाल के रहेंगे, ऑलराइट। बाकी उसके बाद भी बहुत सारे गाइडेंस है जो आपको देनी है काउंसलिंग से रिलेटेड। सो बी विद मी, बी विद दिस चैनल। मिल करके एक अच्छा कोर्स और अच्छा कॉलेज में जाएंगे और लाइफ में और फिर चीजें बहुत अच्छी करेंगे। सो फिलहाल के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी राइट नाउ। टेक केयर, गुड बाय।